बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश में आधुनिक तकनीक से लैस होंगे बीजेपी के 16 जिला ऑफिस। 2-2 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे हाईटेक कार्यालय। बनाने में लगेगा 1.5 से 2 साल तक का समय। 11 कार्यालयों को ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया जाएगा। दस्तावेजों के लिए केबिन में अलग अलग लॉकर भी बनाए जाएंगे। आगर, मालवा, निवाड़ी, झाबुआ, अशोकनगर, ग्वालियर ग्रामीण, भिंड में जमीन इसके लिए खरीदी गई है, तो वहीं मऊगंज, मैहर, पांढुर्णा में जमीन की तलाश जारी है। तो देखिए, बीजेपी लगातार बैठक भी कर रही है, आगे को लेकर रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी के ऑफिसेस है उन पर भी खास फोकस है बीजेपी का। एमपी में आधुनिक तकनीक से लैस होंगे बीजेपी के 16 जिला ऑफिस और इसके लिए 2-2 करोड़ की लागत जो है वो लगानी है और इससे हाईटेक कार्यालय बीजेपी के बनाए जाएंगे 16 जिले में। बनाने में 1.5 से 2 साल तक का समय लगेगा। 11 कार्यालयों को ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया जाएगा और दस्तावेजों के लिए केबिन में अलग अलग लॉकर भी बनाए जाएंगे। अगली खबर भोपाल से है, जहां राजधानी स्थित सतपुड़ा भवन में लगी आग का मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पाया है। बारिश के चलते मेंटेनेंस नहीं पूरा हो सका है और इसकी वजह से भवन को पॉलिथीन से ढक दिया गया है। सतपुड़ा भवन के 3 फ्लोर को पॉलिथीन से ढका गया है, जिससे बारिश का पानी अंदर ना आ सके। समय पर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सतपुड़ा भवन के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को बारिश से परेशानी होती है और यही वजह है कि सरकारी इमारत को बचाने के लिए पॉलिथीन का सहारा लिया जा रहा है। तो देखिए, आपको ये बड़ी खबर बता दें, सतपुड़ा भवन को क्योंकि वहां पर मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं हो सका, इसलिए बारिश से बचाने के लिए पॉलिथीन से ढक दिया गया है। मध्य प्रदेश में अजब गजब कारनामे रोजाना देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और अजब गजब कारनामा सतपुड़ा की बिल्डिंग को लेकर सामने आया है। ये वही सतपुड़ा की बिल्डिंग है जहां पे पिछले साल 12 जून को आग लग गई थी। बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए 160 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पाया। बारिश के मौसम में अब पॉलीथीन से इस बिल्डिंग को ढका जा रहा है, क्योंकि अंदर कई विभाग हैं और विभागों में काम करने वाले कर्मचारी बारिश से परेशान है, इसलिए ये बड़ी बड़ी पॉलीथीन के सहारे सतपुड़ा बिल्डिंग को ढका गया है। यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश में ऐसा नमूना कभी पहली बार ही देखने के लिए मिलेगा कि जब किसी सरकारी बिल्डिंग को रेनोवेट समय पर ना किया गया हो और पॉलीथीन से इसे ढका गया है। तो आप देखेंगे कि सतपुड़ा भवन की 3री, 4थी और 5वीं मंजिल में किस तरीके से पॉलीथीन को कवर करके इस ऑफिस को कर्मचारियों को बैठने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि करीब 1 साल पूरा होने के बाद मेंटेनेंस अब तक नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह है? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों के बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, तो और सबसे बड़ी बात है कि जब बारिश हो रही है तो इसी पॉलीथीन के सहारे सरकारी भवनों में काम चल रहा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। वहीं इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होंगे उपचुनाव। बुधनी और विजयपुर में होंगे उपचुनाव। विधायकों के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव होना है और 6 महीने के अंदर ये उपचुनाव कराएगा चुनाव आयोग। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है, विजयपुर से रामनिवास रावत दे चुके हैं इस्तीफा और इसीलिए इन 2 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं। 6 महीने के अंदर यहाँ पर उपचुनाव कराएगा चुनाव आयोग। तो आपको बता दें कि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतकर अब संसद पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, तो इसीलिए बुधनी में जो है वहां पर उपचुनाव। और वहीं विजयपुर से रामनिवास रावत जो कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, कल उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो ऐसे में विजयपुर में भी उपचुनाव होने हैं और इन दोनों जगहों पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने हैं। हमारे सहयोगी विवेक पांडे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। विवेक, जिस तरह से 6 महीने के अंदर इन 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारी यहां पर चुनाव आयोग की? देखिए, फिलहाल अभी इस्तीफा स्वीकार बुधनी का ही हुआ है और इसकी जानकारी स्पीकर के द्वारा चुनाव आयोग को दे दी गई है। कल मंत्री बनने से पहले विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत ने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को भेज दिया है और 1-2 दिन के बाद ये चुनाव आयोग को जानकारी भेज दी जाएगी कि उनकी विधायकी शून्य कर दी जाती है और इस हिसाब से वहाँ पे चुनाव होंगे और आने वाले 6 महीने के भीतर यहाँ चुनाव दोनों सीटों पे होंगे, बुधनी और विजयपुर। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कांग्रेस के सामने
इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी का संकट जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि विजयपुर से लगातार 6 बार के विधायक है रामनिवास रावत और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, मंत्री बन गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी, कोई नया चेहरा उतारा जाए। कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए और ये अंदर खाने से खबर है कि रामनिवास रावत के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी रहे एक व्यक्ति को कांग्रेस सदस्यता दिला के और उसे वहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। बुधनी से भी कई नाम है, लेकिन आखिर मुहर किस पे लगेगी, ये कांग्रेस की जो कमेटी है, वहाँ की रिव्यू कमेटी की जो सदस्य हैं, वो कांग्रेस को रिपोर्ट देंगे कि आखिर दोनों ही सीटों पे कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन अभी अमरवाड़ा में उपचुनाव कल होना है और उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अलग अलग रणनीति यहाँ पर देखने को मिली है। तो क्या बुधनी और विजयपुर में भी कोई अलग रणनीति यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की दिखेगी? देखिए, अमरवाड़ा का रिजल्ट ये तय करेगा कि बुधनी और विजयपुर में कांग्रेस किस तरीके से मजबूत कैंडिडेट और वहाँ की क्या रणनीति होती किस आधार पे, क्योंकि दोनों ही सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित है और ओबीसी मतदाता दोनों सीटों पे काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी कि ओबीसी वर्ग को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए और ओबीसी के ही वर्ग के प्रत्याशी उतारे जाए, जिससे कि चुनाव में कांग्रेस बेहतर तरीके से टक्कर बीजेपी को दे सके। प्रतिज्ञा बिल्कुल, तो अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर बुधनी और विजयपुर में क्या कुछ रणनीति होती है बीजेपी और कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका। तो वहीं देखिए, एमपी में हारे हुए बूथों पर पकड़ बनाने में अब बीजेपी जुट जाएगी। 9 से 12 जुलाई तक सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक होगी। 10 से 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर यह बैठक होगी। कार्य समिति की बैठक और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हारे हुए बूथों पर फोकस होगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी अब एक नया प्लान बना रही है और वो प्लान बूथों को लेकर है कि किस तरह हर एक बूथ पर जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए बीजेपी की। और उसके लिए 9 से 12 जुलाई तक सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक होगी। 10 से 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर बैठक होगी और कार्य समिति की बैठक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हारे हुए बूथों पर इसमें फोकस होगा इस बैठक के दौरान। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरह बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान देगी मध्य प्रदेश कांग्रेस। 2028 के लिए अभी से बूथ मजबूत करेगी कांग्रेस। वार्ड और बूथ स्तर पर बनाई जाएगी कमेटी। प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति की जाएगी गठित। नेताओं के लिए आयोजित किए जाएंगे प्रशिक्षण सत्र और अभी से बनाई जाएगी विधानसभा चुनाव के लिए प्रबंधन समिति। दूसरे दलों से आने वालों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लगातार मंथन भी कर रही है। तो देखिए, जिस तरह से बीजेपी हर एक बूथ पर अपनी पकड़ बनाने को लेकर जो है वो पूरी तैयारी कर चुकी है, उसी तरह अब बूथ मैनेजमेंट पर कांग्रेस का भी ध्यान चला गया है। 2028 के लिए अभी से ही बूथ मजबूत करने के लिए तैयारी कर रही है कांग्रेस और उसके लिए कई तरीके से जो है वो रणनीति बनाई जाएगी और यहाँ पर समिति का भी गठन अभी से ही कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं। रेसिडेंसी कोठी पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ओम बिरला को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर और पौधारोपण अभियान में शामिल होने पहुंचे हैं इंदौर। तो देखिए, ओम बिरला इंदौर पहुंच चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला और इंदौर पहुंचे, जहां पर रेसिडेंसी कोठी पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ओम बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और आपको बताएं कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 51 लाख पौधे जो है वो लगाए जाने हैं और इसी में शामिल होने के लिए यहां पर ओम बिरला पहुंचे हैं। निश्चित रूप से इंदौर जो आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन की धरती है, जो हमेशा देश को प्रेरणा देता है। एक पेड़ माँ के नाम का अभियान पूरे देश में जन जागृति होगा। एक सामाजिक आंदोलन है, एक पर्यावरण को सुरक्षित रखने का आंदोलन है और इसमें 51 लाख पौधे लगाकर एक नया अभियान शुरू किया है। अब आपको अगली बड़ी खबर रायपुर से बता दें, जहां पर आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होनी है। मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर हो सकती है विशेष चर्चा। तो देखिए, रायपुर में आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है।
कई विभागों के साथ यहां पर बैठक भी कर चुके हैं सीएम और आज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक वहां पर सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होगी और मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर विशेष चर्चा हो सकती है। आखिर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले इस बैठक में, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा से जानते हैं। रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से लगातार सीएम साय जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं विभागों के साथ समीक्षा बैठक के बाद आज एक बड़ी बैठक, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजलि, कई बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जन दर्शन के माध्यम से लोगों की सीधी समस्या भी जो है वो सुन रहे हैं, जिसके बाद में आज एक कैबिनेट की बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है, जिसपे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पे तमाम बड़े जो मंत्री हैं वो शामिल रहेंगे, अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और कैबिनेट की बैठक पे साफ तौर पर मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि कई जो विधेयक है वो सरकार लाने वाली है मॉनसून सत्र के दौरान पर, और सत्र के दौरान पे क्या कुछ विधेयक को मंजूरी दी जानी है उसको लेकर ये बैठक है। इसके अलावा खरीफ फसल चल रहा है, फसल के समय पर बुआई का काम तेजी से चल रहा है, तो ऐसे में बुआई प्रदेश में कम हुई है, जिसको लेकर भी सरकार चिंतित नजर आ रही है और कैबिनेट की बैठक पर इस पर भी चर्चा किया जा सकता है। इसके अलावा जो खाद बीज है उसकी उपलब्धता को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई और अहम बिंदु है, रेडी टू ईट को लेकर आज चर्चा होने वाली है, तो ऐसे कई बिंदु हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। एजेंडे शामिल किए गए हैं जहां पे कैबिनेट की बैठक पे चर्चा की जाएगी। वहीं पे अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी दी है कि प्रमुख रूप से जो मुद्दा रहने वाला है वो मॉनसून सत्र रहने वाला है और उसी की रूपरेखा जो है वो आज कैबिनेट की बैठक में तय की जाएगी। बिल्कुल रोहित, तो आप नजर बना कर रखिएगा इस बैठक पर, क्या कुछ आगे इसमें रणनीति बनाई जाती है, किन बिंदुओं पर जो है वो विशेष चर्चा होती है, आप नजर बना कर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रोहित। भिंड में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीएससी परीक्षा में सामूहिक नकल मामले में केंद्र अध्यक्ष समेत 2 क्लर्क निलंबित कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूल के केंद्राध्यक्ष डॉक्टर दिनेश माहौर को उच्च शिक्षा आयुक्त निशांत बरबड़े ने सस्पेंड किया है, जिसके बाद अब निलंबित क्लर्क को अब एमजेएस कॉलेज में हाजिरी देनी होगी। तो देखिए, विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, जिस तरह बीएससी परीक्षा में सामूहिक नकल किया गया था एक केंद्र पर, और इस खबर का अब एक बड़ा असर होता हुआ बीएससी परीक्षा में सामूहिक नकल मामले में केंद्र अध्यक्ष समेत 2 क्लर्क जो है वो निलंबित कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूल के केंद्राध्यक्ष डॉक्टर दिनेश माहौर को उच्च शिक्षा आयुक्त निशांत बरबड़े ने सस्पेंड किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एनके भटेले हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। एनके जी, जिस तरह से यहाँ पर खबर का असर होता हुआ नजर आया विस्तार न्यूज की, जो जितने भी यहाँ पर 2 क्लर्क हैं और केंद्र अध्यक्ष उनको निलंबित किया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर बता दूं कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में केंद्र अध्यक्ष जो डॉक्टर दिनेश कुमार माहौर हैं, उनको कहीं ना कहीं नकल में संलिप्तता और सामूहिक नकल के मामले में जो सस्पेंड किया गया है। और वहीं लाहौर के शासकीय जो महाविद्यालय में जो परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां पर बीएससी की परीक्षा आयोजित की जा रही थी, वहां पर जो सहायक ग्रेड 3 के जो लिपिक हैं राजेंद्र कुमार सोनी और रविंद्र सिंह कुशवाहा, उनको तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। ये पूरी जो कार्रवाई हुई है जो लाहौर के जो एसडीएम है विजय यादव, उनके तस्वीर पर कार्रवाई की गई है। और कलेक्टर का साफ तौर पर कह रहा है कि जो लिपिक हैं राजेंद्र कुमार सोनी और रविंद्र सिंह कुशवाहा, इनको जो हाजिरी है वो भिंड के एमजेएस कॉलेज में आज देना पड़ेगी। और जो पूरे मामले की अब जो सीसीटीवी फुटेज है जिनमें सामूहिक नकल देखने को मिली थी, अब पूरे सीसीटीवी वीडियो की अब जांच की जा रही है। बिल्कुल, तो सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहा था उसका अब जांच किया जाएगा, उसकी जांच की जा रही है। और वहीं विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी जिसका अब असर भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इनके भटेले जी तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने मुख्य रूप से बिजली कटौती और बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर यह प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर नगाड़े बजाकर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अफसरों को इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा है।
अगली खबर बालोद जिले से है, जहां के पैरी गांव में लूट का मामला सामने आया, जहां रेड मारने के बहाने वसूली करने के प्रयास में जुटे नकली पुलिस की कोशिश असली पुलिस ने नाकाम कर दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पैरी गांव में एक युवक अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर किसी के घर में जाकर घुस गया था। ग्रामीणों को शक होने पर उसे घेरे रखा और बालोद थाने में घटना की जानकारी दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान प्रारंभ में वह अपने आप को सीआरपीएफ में होना बताया। सीआरपीएफ की किस यूनिट में होना पूछे जाने पर उसके द्वारा गोलमोल जवाब देने पर संदेहास्पद होने पर उसे कड़ाई से पूछताछ किया गया। पूछताछ में यह तथ्य आया कि वह तो वहीं मुरैना में बीते 3 दिन पहले कोचिंग संचालित करने वाले संदीप शुक्ला शिक्षक की एक छात्र ने अपने 2 साथियों के साथ कोचिंग में घुसकर डंडे से मारपीट की थी। इस मामले में 2 बार ज्ञापन देने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कोचिंग संचालक संघ ने हड़ताल करने की चेतावनी दी और काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाया। साथ ही कार्रवाई न होने पर आक्रोश भी जताया है। क्योंकि ये सारी नाकामी जो है वो प्रशासन की है। सोशल मीडिया पे आजकल टेक्निकल जमाना है, कोई भी एक्टिव है सोशल मीडिया पे तो कहाँ से कर रहा है, ये तो साइबर क्राइम की बहुत छोटी सी पर आज तक नहीं गिरफ्तारी हुई। ये आज सभी शिक्षकों ने काली पट्टी बांध के पढ़ाया है। अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल से फिर कोचिंगें नहीं चलेंगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों ने खर्च का हिसाब किताब नहीं दिया है। 8 साल में 5 विभागों ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इन विभागों ने फंड खर्च करने के बाद ब्यौरा नहीं दिया है। इन विभागों में पंचायती राज विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, खाद्य आपूर्ति, ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। इन विभागों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। तो देखिए, कैग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों ने अपने खर्च का हिसाब किताब नहीं दिया और बीते 8 साल में 5 विभागों ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन इसका ब्यौरा अब तक नहीं दिया है। अगली खबर डिंडौरी से है, जहां जिले के मेहंदवानी बीईओ ऑफिस से जारी हुए एक पत्र ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ मेहंदवानी विकास खंड के अलग अलग सरकारी स्कूलों में तैनात शराबी शिक्षकों की संख्या 15 है। तो वहीं 9 शिक्षक ऐसे भी हैं जो कई सालों से स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा 7 ऐसे शिक्षक भी हैं जिन पर 2 पत्नियां रखने के आरोप हैं। तो वहीं एक शिक्षिका पर 2 पति रखने की शिकायत है, जो सिविल सेवा के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जिसकी सूचना मिलते ही शिक्षा अधिकारी ने इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि आखिर इन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है। ये बीओ ने ठीक किया है, आइडेंटिफाई किया टीचरों को कि कुछ टीचर लंबे समय से अनुपस्थित हैं, जिनके अभिलेख दुरुस्त नहीं हैं। तो जो सिविल सेवा आचरण संहिता के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। शराबी टीचरों के लिए बोला गया है कि मेडिकल करा के उनको दंडात्मक कार्रवाई करके FIR कराई जाए, तो मेडिकल कराया जाए, जिससे माननीय न्यायालय में ये स्थिति निर्मित नहीं हो कि शराब पिए हैं कि नहीं। मेडिकल बेस पे उनको कार्रवाई की जाएगी। कोंडागांव जिले के नगर पंचायत फरस गांव के न्यायपारा में 16 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। आखिर किस वजह से इस बच्ची ने यहां पर आत्महत्या की है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। कारण अब तक अज्ञात है। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच में जुट चुकी है और शव को भी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में एक बार फिर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खरगहना गांव में पीएम उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद
जिला प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर के निर्देश पर करीब 30 हितग्राहियों को गैस सिलेंडर और चूल्हा दिलाया गया। गैस कनेक्शन मिलने के बाद महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। आपको बताएं कि महिला 5 साल से गैस कनेक्शन के लिए गैस एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर थी। इन्हें कागजों में हितग्राही बना दिया गया था। अधिकारियों ने गैस एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रशासन को जैसे संज्ञान में आया तो किसी भी माध्यम से अगर मिलता है कहीं भी सूत्र तो हम उसकी तत्काल संज्ञान में लेके काम करते हैं। उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें तो सवाल ही नहीं कि इस तरह की हरकत कोई करेगा और हम लोग उसको प्रशासन या शासन उसको बर्दाश्त करते हैं।